नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्वर संस्कार महफ़िल में। और आज ये हमारी 25वीं महफ़िल है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कल की महफ़िल की, जो हमारी 24वीं महफ़िल थी। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि कल की महफ़िल आपको पसंद आई होगी। आपने जो संगीत सुना, वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और हम पिछले 2 दिनों से 2 बहुत बड़ी और बहुत दर्दनाक बुरी खबरों से हमारा आमना-सामना हुआ। और उसके चलते कई बार ऐसा भी लगा कि क्या क्या हमें ये महफ़िल जारी रखनी चाहिए? क्या हमें आज रोकना चाहिए? पर गुरुजी हम सब ने मिलकर ये निर्णय लिया कि नहीं, भले ही घड़ी मुश्किल की है, पर हम जो लोग हमें छोड़ के गए हैं, अ, उन्हीं को याद करते हुए, उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए हम ये महफ़िल जारी रखें। और जैसा कि कहते हैं शो मस्ट गो ऑन, तो बस उसी उसी के नाते हमने ये कोशिश की कि हम काम ना रोकें, महफ़िल ना रोकें, बंद ना करें। बस ये है कि उनको श्रद्धांजलि दें, उनको याद करें और उनकी उनकी ज़िंदगी का जश्न मनाएँ, उनकी ज़िंदगी का उत्सव मनाएँ। तो वही हमने किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि अ, आप सब हमारे इस प्रयास में आप सब हमारे साथ थे और आप सबने आनंद लिया और जो लोग हमें छोड़ के चले गए उन्हें याद भी किया और उनके परिवार वालों को दुआएँ भी दी। तो कल जैसा कि आपने सुना, अंतर्राष्ट्रीय संगीत इटली से, रोम से हमारे बीच में थे एनरिको, जिन्होंने बहुत ही कमाल का अकॉर्डियन बजाया। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आरके फ़िल्म्स कपूर साहब, कपूर ख़ानदान की फ़िल्मों में उनके संगीत में अकॉर्डियन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारी वो श्रद्धांजलि भी दिवंगत श्री ऋषि कपूर जी तक पहुँची कल। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग हमारे साथ यूँ ही जुड़े हुए हैं और हमारे साथ इस सफ़र पर आगे बढ़ रहे हैं, सुबह रियाज़ कर रहे हैं और नए-नए लोगों को जोड़ रहे हैं। तो आज की प्रस्तुति शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही गुरुजी यहाँ पर आ जाते हैं, हम आज की प्रस्तुति शुरू करेंगे। एक बार आप मुझे कन्फ़र्म करके बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है और आप मुझे देख पा रहे हैं। जी, तो बस हम गुरुजी का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही गुरुजी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम आज की प्रस्तुति शुरू करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि साथ-साथ आप लोग जो यहाँ पर जो कमेंट करेंगे, जो भी मुझसे कहना चाह रहे हैं, जो भी मुझसे कहेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब आपको यहाँ पर साथ-साथ दे सकूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और आप सब लोगों ने इतना इतना प्यार दिया है। इस स्वर संस्कार महफ़िल की जो यात्रा है, जो सफ़र है, उसको आप लोगों ने ही सफल बनाया है। आप लोगों की कोशिश से ही वो अपने अंजाम तक पहुँच रही है और बहुत खूबसूरत अंजाम तक पहुँच रही है। लोगों को बहुत आनंद आ रहा है, लोग सुन रहे हैं। तो मैं आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, गुरुजी की तरफ से, स्वर संस्कार की पूरी टीम की तरफ से। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहेंगे और हम इसी तरह संगीत का आनंद लेते रहेंगे। तो बस जैसे ही गुरुजी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ते हैं, हम शुरू करेंगे। जी, ज़रूर। कुछ लोग कह रहे हैं कि रोम से जो परफ़ॉर्मेंस हुई थी उसका लिंक यहाँ पर डाल दीजिएगा। ज़रूर, लिंक वैसे है यहाँ पर, आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, पर मैं एक बार दोबारा उसे यहाँ ज़रूर पोस्ट कर दूँगा। चलिए, तो आप लोगों तक मेरी आवाज़ भी पहुँच रही है और वीडियो भी ठीक आ रहा है। तो बस गुरुजी जैसे ही हमारे साथ जुड़ते हैं, ये गुरुजी हमारे साथ आ गए हैं, तो मैं शुरुआत करता हूँ। और आज की इस महफ़िल की शुरुआत मैं करूँगा, क्योंकि आज मज़दूर दिवस है और 1 मई है, महाराष्ट्र दिवस भी है। तो आज महाराष्ट्र का एक तरह से जन्म हुआ है और साथ ही साथ मज़दूर दिवस है, श्रमिक दिवस है।
जो हम लोग मजदूरों के लिए मनाते हैं, उन श्रमिकों के लिए मनाते हैं जो किसी भी देश की नींव रखते हैं, जो किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं, लेकिन बहुत छोटा छोटा उनका नाम होता है, लेकिन काम बहुत बड़ा करते हैं वो। तो आज क्योंकि आज मजदूर दिवस है, आज श्रमिक दिवस है, तो मैं सबसे पहले उन्हीं उन्हीं मजदूरों के लिए कुछ पढ़ना चाहूँगा। कुछ बड़े नामी शायरों ने लिखा है, और मैं वही सबसे पहले जो है आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, अपनी बात वहीं से शुरू करूँगा। तो कुछ यूँ है कि शबनम रूमानी साहब जो हैं वो कहते हैं कि तेरी ताबिश से रोशन है गुल भी और वीराने भी, तेरी ताबिश से रोशन है गुल भी और वीराने भी, क्या तू भी इस हस्ती गाती दुनिया का मजदूर है चांद। तेरी ताबिश से रोशन है गुल भी और वीराने भी, क्या तू भी इस हस्ती गाती दुनिया का मजदूर है चांद। तो क्या कमाल की बात देखिए, रुमानी जी ने कही है कि चांद को वो मजदूर से जो है उसकी तुलना कर रहे हैं, कि जैसे मजदूर सब लोगों के काम आता है, जैसे मजदूर जो है वो सब लोगों के घर रोशन करता है, और जैसे ही चांद है। इसके साथ एक और शेर मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, जो जो बहुत मशहूर शायर, आप सब नाम जानते होंगे, मुनव्वर राणा साहब का है, जो कहते हैं कि फरिश्ते आकर उनके जिस्मों पर फरिश्ते आकर उनके जिस्म पर खुशबू लगाते हैं, फरिश्ते आकर उनके जिस्म पर खुशबू लगाते हैं, वो बच्चे रेल के डब्बों में जो झाड़ू लगाते हैं। एक बार फिर सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पर, इस शेर के राणा साहब क्या कह रहे हैं। फरिश्ते आकर उनके जिस्मों पर खुशबू लगाते हैं, फरिश्ते आकर उनके जिस्म पर खुशबू लगाते हैं, वो बच्चे रेल के डिब्बों में जो झाड़ू लगाते हैं। एक और शेर है जो मजदूर का दर्द बयां करता है। मजदूर जो जो हमारे लिए इमारतें खड़ी करता है, जो हमारे हमारे लिए इस देश को खड़ा करता है, उसका दर्द बयां करता है कि होने दो चरागां महलों में, क्या हमको अगर दिवाली है। होने दो चरागां महलों में, क्या हमको अगर दिवाली है, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम, मजदूर की दुनिया काली है। कि होने दो चरागां महलों में, क्या हमको अगर दिवाली है। तो बड़े बड़े महलों में तो आज चिराग रोशन हैं, दिए जल रहे हैं, पर हमको क्या है अगर दिवाली है। होने दो चरागां महलों में, क्या हमको अगर दिवाली है, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम, मजदूर की दुनिया काली है। तो ऐसी कुछ कुछ बातें उस्ताद लोगों ने मजदूरों के ऊपर कही हैं, मैं उसी से शुरुआत करना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आप लोगों के आदेश यहाँ पर सुनता रहूँ, पढ़ता रहूँ और उसका पालन करता रहूँ। तो आगे बढ़ते हैं, मैं अपना अपना लिखा हुआ कुछ आपके सामने पेश करता हूँ, और कुछ कुछ मुतफरिक अशार हैं, यानी कि कुछ अलग अलग शेर हैं जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले कुछ यूं कहता हूँ कि अपने बारे में, कि एहसासों की बड़ी सी खिड़की ख्यालों वाले दीवान रखे हैं। एहसासों की बड़ी सी खिड़की ख्यालों वाले दीवान रखे हैं, मैंने अपने जहन के घर में किताबों के रोशनदान रखे हैं। कि एहसासों की बड़ी सी खिड़की ख्यालों वाले दीवान रखे हैं, और मैंने अपने जहन के घर में किताबों के रोशनदान रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सब जो सुन रहे हैं। जय, पीयूष, शाश्विता, हरजीत जी, मेरे पिताजी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और वो शायद पहली दूसरी बार ही मुझे यहाँ पर लाइव सुन रहे हैं। सबसे पहले मैं उनको चरण स्पर्श करना चाहूँगा गुरु जी के बाद। तो ऐसे ही एक आध शेर और देखिए कि छोटा बच्चा कंधे पर जब सो जाता है, छोटा बच्चा कंधे पर जब सो जाता है, एक आधा गम ऐसे ही कम हो जाता है। छोटा बच्चा कंधे पर जब सो जाता है, एक आधा गम
ऐसे ही कम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के कमेंट्स से मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पसंद आ रहे हैं अशार। मैं एक एक अशार और देखिए कि बचपना जब से मेरा छूटा है मुझसे तब से ही, बचपना जब से मेरा छूटा है मुझसे तब से ही, शहर में मैंने कहीं भी तितलियां देखी नहीं। कि यूं कहता हूं कि बचपना बचपना जब से मेरा छूटा है मुझसे तब से ही, शहर में मैंने कहीं भी तितलियां देखी नहीं। बहुत शुक्रिया दीदी, शारदा दीदी, विनायक, पीयूष, युधिष्ठिर जी, गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसे एक शेर और देखिए कि शहर के बाजार में वो थक के दिन गुजार के, शहर के बाजार में वो थक के दिन गुजार के, घर में जाके सो गया है चेहरे को उतार के। शहर के बाजार में वो थक के दिन गुजार के, घर में जाके सो गया है चेहरे के उतार के। बहुत शुक्रिया अतुल अजनबी साहब, आप यहाँ तशरीफ लाए, हौसला अफजाई आप कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उमा शंकर, राज, संजय सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं कुछ एक आध गजल मैं आपके सामने और पढ़ता हूँ। हालांकि मैं नज़में ज्यादा लिखता हूँ, गजलें बहुत कम लिखता हूँ मैं, पर फिर भी कोशिश करता हूँ आपके सामने एक आध गजल मैं और पढ़ता हूँ। कि गजल कुछ यूं हुई कि रात को सोना टाल के देखो। मतलब कुछ यूं है कि रात को सोना टाल के देखो, चांद की गेंद उछाल के देखो। रात को सोना टाल के देखो, चांद की गेंद उछाल के देखो। और ये शेर सुनिएगा बतौर खास अतुल अजनबी साहब, कि सब्र पे अपने नाज है तुमको, सब्र पे अपने नाज है तुमको, गैर के बच्चे पाल के देखो। कि सब्र पे अपने नाज है तुमको, गैर के बच्चे पाल के देखो। एक और गजल है मैं आपके सामने पेश करता हूं, सुनिएगा। कुछ यूं हुआ है कि बाहर आते ही कट जाने का डर मन से जब निकलेगा, बाहर आते ही कट जाने का डर मन से जब निकलेगा, सच कहता हूं सच्चाई का रोज नया सर तब निकलेगा। कि बाहर आते ही कट जाने का डर मन से जब निकलेगा, सच कहता हूं सच्चाई का रोज नया सर तब निकलेगा। और शेर कुछ यूं हुआ कि पहले दिल से निकली आहें, पहले दिल से निकली आहें, धीरे से फिर आंखें पिघली। पहले दिल से निकली आहें, धीरे से फिर आंखें पिघली। टूट गई उम्मीदें सारी, लगता है दम अब निकलेगा। कि पहले दिल से निकली आहें, धीरे से फिर आंखें पिघली। टूट गई उम्मीदें सारी, लगता है दम अब निकलेगा। और ये शेर देखिएगा, ये खास तौर पे उन लोगों के लिए जो अभी कोरोना के समय में जो फ्रंट लाइनर हैं, जो लड़ रहे हैं और जो सेवा कर रहे हैं हमारी, जिन जिन तक हमारा हमारा कभी ख्याल नहीं जाता, हमें कभी ध्यान नहीं आता उनका, लेकिन जो हमारी सेवा कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं इस मुश्किल की घड़ी में भी। कि मुझको बिल्कुल इल्म नहीं था सर पर कचरा ढोने वाला, मुझको बिल्कुल इल्म नहीं था सर पर कचरा ढोने वाला, अपने घर के बच्चों का हीरो वीरो सब निकलेगा। कि मुझको बिल्कुल इल्म नहीं था सर पर कचरा ढोने वाला, अपने घर के बच्चों का हीरो वीरो सब निकलेगा। और मैं अभी इस वक्त में तो मुझे लगता है इस शेर को थोड़ा सा बदल देना चाहिए कि मुझको बिल्कुल इल्म नहीं था सर पर कचरा ढोने वाला, सबके घर के बच्चों का हीरो वीरो सब निकलेगा। बहुत शुक्रिया। इसी में आगे एक और शेर देखें कि
सीधे साधे चेहरों पर कुछ आंखें ऐसी भी होती हैं। सीधे साधे चेहरों पर कुछ आंखें ऐसी भी होती हैं, उनको जितनी बार पढ़ो हर बार नया मतलब निकलेगा। कि सीधे साधे चेहरों पर कुछ आंखें ऐसी भी होती हैं, उनको जितनी बार पढ़ो हर बार नया मतलब निकलेगा। और एक ये आखिरी शेर देखिएगा इस गजल का, जो जो फिर से आज के माहौल में बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ हमारी लिखने वालों शायरों की बात नहीं है, सभी की बात है ये, कि गजलों में गीता का ज्ञान, खुदाई की बातें दोहों में। गजलों में गीता का ज्ञान, खुदाई की बातें दोहों में। गजलों में गीता का ज्ञान, खुदाई की बातें दोहों में। लिख लिख जो मर जाते शायर, उनका क्या मजहब निकलेगा। कि गजलों में गीता का ज्ञान, खुदाई की बातें दोहों में। लिख लिख जो मर जाते शायर, उनका क्या मजहब निकलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। पीयूष, आशीष, भुवन, उमाशंकर, जय, सक्षम, गुरुजी, वर्षा, हर्ष जी, दीपक, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद भाई, स्तुति, अमित, डॉक्टर विश्वास, हरीश शर्मा, हरीश भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। शाश्विता, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं। चलिए मैं कुछ और नज़मों की तरफ बढ़ता हूँ। मैं आगे, मैं ज़्यादातर नज़में, कविताएं लिखता हूँ, तो मैं कुछ उसमें से आपके सामने रखता हूँ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं या जो लोग नहीं भी जानते, मैं उन्हें बता दूं कि मैं वैसे ग्वालियर से हूँ और ग्वालियर में ही पला बड़ा हूँ। मैंने गुरुजी से ही संगीत सीखा है ग्वालियर में। भले ही मैंने संगीत में ज़्यादा कुछ, गायन में ज़्यादा कुछ ना किया हो, पर संगीत की समझ मुझ में जितनी भी है वो गुरुजी से ही आई है। और छोटे शहर से आते हुए एक बहुत कमाल की चीज़ होती है कि छोटे शहर की जो बातें होती हैं, जो यादें होती हैं, वो बड़े शहर में आकर आप संजो के रखते हैं, क्योंकि वो आपको बड़े शहर में मिलता नहीं है। तो एक छोटे शहर से आते हुए हम सब लोग जानते हैं, हमारे घर होते हैं छोटे शहरों में, और घरों पे, छतों पे कमरे होते हैं कई बार। ऐसा ही एक कमरा है जिसकी कहानी है इस अगली नज्म में। जो मेरा मेरा कमरा हुआ करता था। मैं जहाँ पर रहता था वहाँ पर छत पर एक छोटा सा कमरा था जिसमें मैं अकेला, पूरी छत पर सिर्फ एक कमरा हुआ करता था जिसमें मैं रहता था। तो उस कमरे की ये कहानी है जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ इस नज्म में। सुनिएगा कि घर के ऊपर छत थी, छत पर छोटा सा एक कमरा था। घर के ऊपर छत थी, छत पर छोटा सा एक कमरा था। कमरा क्या था यूं समझो बस, कोसा कोसा सूरज का एक बोसा था। घर के ऊपर छत थी, छत पर छोटा सा एक कमरा था। कमरा क्या था यूं समझो बस, कोसा कोसा सूरज का एक बोसा था। दिन भर ऊँगता रहता था, हालांकि बड़ा ज़हीर था। दिन भर ऊँगता रहता था, हालांकि बड़ा ज़हीर था। फितरत से था सुस्त, लेकिन दिल से बड़ा शरीफ था। दिन भर ऊँगता रहता था, हालांकि बड़ा ज़हीर था। फितरत से था सुस्त, लेकिन दिल से बड़ा शरीफ था। कमरे में घुसते ही मानो अलसाई छा जाती थी। जाने क्या जादू था उसमें, नींद सी बस आ जाती थी। और शाम कभी जब धुंधली धुंधली नारंगी हो जाती थी, जाते जाते कमरे की खिड़की से हाथ हिलाती थी। और रात को यूं लगता था जैसे सब तारों ने साथ में मिलके नीलामी रखी है चांद की। रात को यूं लगता था जैसे सब तारों ने साथ में मिलके नीलामी रखी है चांद की। एक एक करके उठते बैठते बोली सभी लगाते थे, बादल आके आड़ में अपनी चंदा कभी छुपाते थे। बिक जाता था लेकिन फिर भी 14 दिन के अंदर चांद। एक एक करके उठते बैठते बोली सभी लगाते थे, बादल आके आड़ में अपनी चंदा कभी छुपाते थे। बिक जाता था लेकिन फिर भी 14 दिन के अंदर चांद। अंधियारी हो जाती थी छत, और छत का वो छोटा सा कमरा सो जाता था।
अंधियारी हो जाती थी छत और छत का वो छोटा सा कमरा सो जाता था। यूं लगता था वक्त का मानो इंतकाल हो जाता था। यूं लगता था वक्त का मानो इंतकाल हो जाता था। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतनी इतनी प्यार मोहब्बत से सुन रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। जी ज़रूर, मैं आप सभी लोग जो सुनना चाह रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को सुनाने की कोशिश करूँगा। माँ माँ के ऊपर जो आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल ज़रूर पढ़ूँगा। माँ के ऊपर जो नज़्म लिखी है, वो मैं ज़रूर पढ़ूँगा। और उसके साथ बाकी बाकी नज़में भी जो अगर आप लोगों ने सुनी हैं, आप लोग जानते हैं और आप चाहते हैं कि मैं पढ़ूँ, तो बिल्कुल आपके आपके हुक्म की तामील होगी, आपके आदेश का पालन होगा। आप मुझे बताएँ, मैं ज़रूर पढ़ूँगा। तो अगली नज़्म की तरफ बढ़ता हूँ मैं। तो जब छोटे शहर से हम आते हैं तो और जब बड़े शहर में आके बस जाते हैं, और फिर किसी दिन आप जिस बड़े शहर में बसे हैं वहाँ पे जब आपके दोस्त बनते हैं, और वो जब आपके शहर जाते हैं जहाँ आपने पूरी आधी ज़िंदगी अपनी गुजारी है, और पूछते हैं कि हम तुम्हारे शहर जा रहे हैं, वहाँ से आते वक्त तुम्हारे लिए क्या लाएं, तो बड़ा मुश्किल हो पाता है उन्हें बताना कि वहाँ से क्या आप लेके आओ। क्योंकि जहाँ आपने अपना पूरा बचपन, अपना अपना पूरा बचपन, अपना पूरा स्कूल कॉलेज जहाँ पर बिताया है, पूरा लड़कपन जहाँ बिताया है, वहाँ से आप क्या मंगा सकते हैं, और अगर मंगाएं भी तो लाने वाला क्या क्या ला सकता है। तो ये उसके ऊपर ही एक छोटी सी नज्म है। ये देखिएगा कि एक धूप का चेहरा लाना, कुछ छांव के लाना मुझसे भी। एक धूप का चेहरा लाना, कुछ छांव के लाना मुझसे भी। मेरी गली की हवा ले आना कुछ किस्से भी। एक धूप का चेहरा लाना, कुछ छांव के लाना मुझसे भी। मेरी गली की हवा ले आना कुछ किस्से भी। चेहरों से छनती कुछ धूल, बाजार की कुछ आवाजें लाना। चेहरों से छनती कुछ धूल, बाजार की कुछ आवाजें लाना। लाना है तो ले आना फिर मेरे कुछ छूटे हिस्से भी। पेड़ पे चढ़ना जामुन के, ये बचपन में अगर आपने ये सब किया है तो आपको ये जरूर याद आएगा कि पेड़ पे चढ़ना जामुन के, मुस्कान मिलेगी भीगी सी। पेड़ पे चढ़ना जामुन के, मुस्कान मिलेगी भीगी सी। ले आना उसको और संग में दंगालों के गुस्से भी। हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो जो डाली होती है पेड़ की, बड़े बड़े पेड़ों की, उन्हें डंगाल कहते हैं। तो पेड़ का गुस्सा देखिए आपके, पेड़ पे चढ़ना जामुन के, मुस्कान मिलेगी भीगी सी। ले आना उसको और संग में दंगालों के गुस्से भी। और स्कूल में जाके चुपके से खेल का कुछ मैदान ले आना। तो बड़े शहरों में जो लोग हैं वो जानते हैं कि स्कूलों में खेल के मैदान यहाँ पर कितने छोटे होते हैं या नहीं भी होते हैं। तो छोटे शहर से मैं मंगा रहा हूँ कि स्कूल में जाके चुपके से खेल का कुछ मैदान ले आना। पेंसिल की टूटी नुक्की, पेंसिल की टूटी नुक्की, हाँ घुटने छिलने के घिस्से भी। कि स्कूल में जाके चुपके से खेल का कुछ मैदान ले आना। पेंसिल की टूटी नुक्की, हाँ घुटने छिलने के घिस्से भी। अच्छा थोड़ी सी शाम तो लाना, वो इतवारी आराम तो लाना। अच्छा थोड़ी सी शाम तो लाना, वो इतवारी आराम तो लाना। माँ के हाथों से खाई थी जो उस रोटी के कुछ गस्से भी। अच्छा थोड़ी सी शाम तो लाना, वो इतवारी आराम तो लाना। माँ के हाथों से खाई थी जो उस रोटी के दो गस्से भी। और इतना कुछ लाते हो तो एक छोटा सा और काम करो। और इतना कुछ लाते हो तो एक छोटा सा और काम करो। घर जाना मेरे यारों के, मुंह बोले रिश्तेदारों के। बेमतलब जिनके संग घूमा उन अनजाने आवारों के। और इतना कुछ लाते हो तो एक छोटा सा और काम करो। घर जाना मेरे यारों के, मुंह बोले रिश्तेदारों के। बेमतलब जिनके संग घूमा उन अनजाने आवारों के। मेरी यादों का आधा टुकड़ा उनकी यादों में रखा है।
कि मेरी यादों का आधा टुकड़ा उनकी यादों में रखा है, बिसरे उस मैं का स्वाद तो केवल उन लोगों ने चखा है। मेरी यादों का आधा टुकड़ा उनकी यादों में रखा है, बिसरे उस मैं का स्वाद तो केवल उन लोगों ने चखा है। वो स्वाद मैं बिल्कुल भूल गया हूँ। बड़े शहर में आके देखिए, वो स्वाद मैं बिल्कुल भूल गया हूँ, ले आना उसके दो चुस्से भी। वो स्वाद मैं बिल्कुल भूल गया हूँ, लाना उसके दो चुस्से भी। और आखिर में एक रात को तुम मेरे पुराने घर जाना। जो अभी हम जिस कमरे की बात की थी, हमने जिस कमरे से होके आए हैं अभी हम, अब देखिए वापस उसी कमरे की तरफ जा रहे हैं हम कि और आखिर में एक रात को तुम मेरे पुराने घर जाना। छत पर जाओगे तो सर पर काली चादर बिछी मिलेगी, सिगरेट का एक उजला सुराख और कई रातों की राख मिलेगी। छत पर जाओगे तो सर पर काली चादर बिछी मिलेगी, सिगरेट का एक उजला सुराख और कई रातों की राख मिलेगी। उस चादर के नीचे खाली वक्फों के कुछ बक्से होंगे। उस चादर के नीचे खाली वक्फों के कुछ बक्से होंगे। वो चादर वादर सब ले आना वो बक्से भी। वो चादर वादर सब ले आना वो बक्से भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत बहुत प्यार से सुन रहे हैं। आप आपके आपके कमेंट्स देख के मुझे लग रहा है कि आपको आनंद आ रहा है, और जितना आनंद आपको आ रहा है मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि उससे दुगना आनंद मुझे आ रहा है। और ये ग्वालियर के कई सारे मित्र मेरे, और जिन्हें मैं नहीं भी जानता लेकिन जो ग्वालियर शहर से हैं, वो यहाँ पर जुड़ रहे हैं और कुछ बातें बोल रहे हैं ऐसी, जैसे वहां पर सिंधिया साहब हैं वहां पर, तो ये अमरूद चोरी किए हैं सिंधिया जी के बाग से, कुछ दीपक शर्मा जी कह रहे हैं। मेरी ग्वालियर की मित्र शाश्विता कह रही हैं पेंसिल की टूटी नुक्की। बहुत शुक्रिया विश्वास शर्मा, प्रियंका, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद गुरु जी। लोकेश सर, जिनसे मैंने ग्वालियर में मैंने कंप्यूटर्स में अपना ग्रेजुएशन किया है, तो लोकेश सर मेरे वहाँ पर शिक्षक हुआ करते थे बॉस्टन कॉलेज में। लोकेश सर यहाँ पर हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम सर। और बहुत शुक्रिया आप सबका। हर्ष साहब क्या कहूँ मैं, उस्ताद हैं वो। बहुत शुक्रिया जय भाई, सक्षम, प्रतीत, हर्षवर्धन, पीयूष, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीकांत गुटबुले जी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, और एक और मैं ऐसी ही नज्म आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें ऐसी ही कुछ बात है। क्योंकि हम जब छोटे शहर से बड़े शहर में आते हैं, तो हम छोटे शहर की कई सारी रस्में होती हैं, रिवाज होते हैं, रिवायतें होती हैं छोटे शहर की, जो जब हम बड़े शहर में आ जाते हैं तो निभा पाना बड़ा मुश्किल होता है। आधी से ज़्यादा तो हम भूल जाते हैं, पर जो याद रह भी जाती हैं उन्हें निभाना बड़ा मुश्किल होता है बड़े शहर में, क्योंकि बड़े शहर में ज़रा कम चलते हैं रस्म रिवाज। फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो एक नज्म है, ये देखिए कि इसमें छोटे शहर के उस एक छोटे से रिवाज की बात भी है, और बड़े शहर में जब आप आते हैं तो आपके जहन पर, आपके दिमाग पर क्या असर होता है, किन मुश्किलों से आप जूझते हैं, और अपने आसपास क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, ये ये इसमें आएगा। शाश्वता कह रही है बहादुरा के लड्डू का जिक्र आएगा बहादुरा के लड्डू का जिक्र आएगा तो मुंह में पानी आ जाएगा, इसलिए अभी हम उसको परे ही रखते हैं। चलिए, तो ये नज्म सुनिए कि ये तब की है जब मैं बम्बई आया हूँ, मुझे कुछ साल हो गए थे, और कुछ छोटी छोटी बातें और रस्म रिवाज जो हम छोटे शहरों से लेके आते हैं, उनकी याद में अगर कुछ कोई बात निकलती है तो कुछ यूँ निकलती है, बड़े शहरों की मुश्किलों को साथ रखते हुए, कि शरद पूर्णिमा की रात को दादी मेरी कहती थी, खीर कटोरा भर के रख दो, चांद शरद का निकला है। शरद पूर्णिमा की रात को दादी मेरी कहती थी, खीर कटोरा भर के रख दो, चांद शरद का निकला है। चांद चटोरा जीभ लगाकर खीर चाट कर जाएगा, और खीर का भरा कटोरा मीठा अमृत हो जाएगा। चांद चटोरा जीभ लगाकर खीर चाट कर जाएगा, और खीर भरा कटोरा मीठा अमृत हो जाएगा।
अपने घर तो छत पर चढ़कर मुंडेर पे रखाता था खीर। अपने घर तो छत पर चढ़कर मुंडेर पे रखाता था खीर। यहाँ ना घर ना घर की छत है, बिल्डिंगें हैं बस। कि यहाँ ना घर ना घर की छत है, बिल्डिंग है बस। और बिल्डिंग ही की सबसे ऊपर वाली मंजिल को छत कहते हैं। बंबई में घर तो होते नहीं है, बिल्डिंगें होती हैं उसमें, जहां हम छोटे छोटे कमरों में, फ्लैट्स में रहते हैं। कि अपने घर तो छत पर चढ़कर मुंडेर पे रखाता था खीर। यहाँ तो घर ना घर की छत है, बिल्डिंग है बस। और बिल्डिंग ही की ऊपर वाली मंजिल को छत कहते हैं। पर उस पर किसका कितना हक है? पर उस पर किसका कितना हक है? कमरों के हिस्सों से बांटो तो न जाने किसको कितने इंच मिले। कमरों के हिस्सों से बांटो तो न जाने किसको कितने इंच मिले। और वैसे भी छत पर पाबंदी है, क्योंकि सब कहते हैं छत पर जाने वाले सारे सीढ़ी के रास्ते जाते हैं, पर सीढ़ी के रास्ते वापस कम आते हैं। बड़े शहर की विडंबना देखिए, बड़े शहर का स्ट्रगल देखिए कि बिल्डिंग ही की ऊपर वाली मंजिल को छत कहते हैं, पर उस पर किसका कितना हक है? कमरों के हिस्सों से बांटो तो न जाने किसको कितने इंच मिले। और वैसे भी छत पर पाबंदी है, क्योंकि सब कहते हैं छत पर जाने वाले सारे सीढ़ी के रास्ते जाते हैं, पर सीढ़ी के रास्ते वापस कम आते हैं। मैंने तो ना छत देखी, ना छत तक जाती किसी सीढ़ी पर कभी भी अपना पांव धरा। मैंने तो ना छत देखी, ना छत तक जाती किसी सीढ़ी पर कभी भी अपना पांव धरा। खिड़की ही की ग्रिल में रख दी मैंने एक कटोरा खीर। खिड़की ही की ग्रिल में रख दी मैंने एक कटोरा खीर। कहाँ मगर खिड़की में चंदा, कहाँ चांद की चांदनी। कि कहाँ मगर खिड़की में चंदा, कहाँ चांद की चांदनी। अब की बारी चांद किसी दूजे के घर है, अब की बारी खीर मेरी फीकी फीकी है। अब की बारी खीर मेरी फीकी फीकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतनी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। अनुराग जी, जय भाई, हितांशी, हर्षवर्धन, पीयूष, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वल्लरी, श्रीविद्या, गुरु जी, सक्षम, श्रद्धा, निशांक, प्रियंका, लोकेशर, शाश्विता, दीपक शर्मा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे आगे बढ़ता हूँ और एक और नज्म आपके सामने रखता हूँ। माँ पे आप लोगों की फरमाइश है, वो मैं ज़रूर ज़रूर पूरी करूँगा, ज़रूर आपको सुनाऊँगा। उससे पहले कुछ और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक एक बड़ी सीधी सरल और छोटी सी एक कविता है, जो जब शुरुआत में आप लिखते हैं तो बड़ी सीधी सरल चीज़ें आती हैं, पर वो सीधी सरल चीज़ें मुझे लगता है कभी कभी वही हमें आनंद देती हैं। तो मैं एक बड़ी सीधी सरल सी चीज़ें सीधी भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। कि कब तक यूं संभल के चलेंगे, नासमझों में समझदार बनेंगे। कब तक यूं संभल के चलेंगे, नासमझों में समझदार बनेंगे। कुछ बेवकूफियां भी करते हैं, चलो प्यार में पड़ते हैं। कब तक यूं संभल के चलेंगे, नासमझों में समझदार बनेंगे। कुछ बेवकूफियां भी करते हैं, चलो प्यार में पड़ते हैं। आसमान से बादल को खींचकर सारे तारों की आंखें मीचकर। आसमान से बादल को खींचकर सारे तारों की आंखें मीचकर। चांद चुरा के जेब में धरते हैं, चलो प्यार में पड़ते हैं। आसमान से बादल को खींचकर सारे तारों की आंखें मीचकर। चांद चुरा के जेब में धरते हैं, चलो प्यार में पड़ते हैं। जो है यही है, बस यही जिंदगी है। जो है यही है, बस यही जिंदगी है। हर किसी शख्स की यही फिलॉसफी है। जो है यही है, बस यही जिंदगी है।
हर किसी शख्स की यही फिलॉसफी है, जी के तो देख लिया, अब मरते हैं, चलो प्यार में पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतनी मोहब्बत दे रहे हैं मुझे, मेरी बहुत हौसला अफजाई हो रही है। यकीन मानिए मुझे बहुत सुकून पहुंच रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर और आप लोग आनंद ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, बहुत धन्यवाद। राज विपुल, प्रियंका, जय, निशंक, बहुत शुक्रिया आप सबका। आकांक्षा, थैंक यू पारुल, बहुत बहुत। मेरे पिताजी भी मेरे पिताजी यहाँ पर जो है वो आशीर्वाद दे रहे हैं, इससे बेहतर और क्या होगा। आपके माता पिता को आपका कुछ किया हुआ, कहा हुआ अच्छा लगे और उनका आशीर्वाद आपको मिले, गुरुजनों का आशीर्वाद आपको मिले, इससे इससे अच्छा और जीवन में क्या हो सकता है। चलिए मैं एक और नज्म आपके सामने रखता हूँ। मुझे गुरुजी कमेंट में लिख के बता दीजिएगा कि कितनी देर मैं और पढूं। एक किस्सा, एक वाकया है, ये समझ लीजिए। बिल्कुल खुली नज्म है, बिल्कुल किसी बंदिश से बनती नहीं है, आज़ाद सी नज्म है, किस्सा जैसी है। ये मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इमेजरी इसमें आप देखिएगा, इसमें दृश्यावली देखिएगा, जो जो दृश्य आपके आंखों के सामने आता है इन शब्दों को सुनकर, उस पे जरा ध्यान दीजिएगा। इसका इसका उन्वान है, इसका टाइटल है सपना। एक चांद झील में खुद को ही देखकर शर्मा गया और बदली के पीछे जा छिपा। चांद झील में खुद को ही देखकर शर्मा गया और बदली के पीछे जा छिपा। रात खामोशी से अपना संगीत बजाती रही। रात खामोशी से अपना संगीत बजाती रही और जुगनू उसके संगीत की धुन पर ऐसे जलते बुझते रहे जैसे दिवाली में घर की चौखट पर लगी हुई बिजली की लड़ियां। रात खामोशी से अपना संगीत बजाती रही और जुगनू उसकी संगीत की धुन पर ऐसे जलते बुझते रहे जैसे दिवाली पर घर की चौखट पर लगी हुई बिजली की लड़ियां। ओस हौले हौले पत्तों के बीच से सरकती हुई कोनों पर आकर कुछ देर ठहरी। ओस पत्तों के बीच से धीरे धीरे सरकते हुए कोनों पर आकर कुछ देर ठहरी और फिर टप से नीचे गिर गई। दूर कहीं जलती हुई आग की हल्की सी रोशनी धीरे धीरे और हल्की होने लगी। एक हलचल हुई और मैंने कुछ सुना। एक हलचल हुई और मैंने कुछ सुना। यूं लगा जैसे आसमान धरती को अपनी बाहों में लिए कुछ कह रहा है। एक हलचल हुई और मैंने कुछ सुना। यूं लगा जैसे आसमान धरती को बाहों में लिए कुछ कह रहा है। गुनगुनाती हुई हवा में एक महक सी उठी। गुनगुनाती हुई हवा में एक महक सी उठी। शायद दिन भर हाथों में पकड़ी हुई खुशबू फूलों के सोते ही उनके हाथों से छूट गई। गुनगुनाती हवा में एक महक सी उठी। शायद दिन भर हाथों में पकड़ी हुई खुशबू फूलों के सोते ही उनके हाथों से छूट गई। मैंने हवा में झूमती हुई मोगरे की डाली को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और मेरा सपना टूट गया। मैंने हवा में झूमती मोगरे की डाली को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और मेरा सपना टूट गया। उस रात के बाद हर रात मैं सोते वक्त उसी सपने के बारे में सोचता हूँ कि काश एक बार वही सपना फिर दिखे और मैं फिर से सोती हुई रात में जागती हुई कुदरत से मिल सकूं।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया चैतन्य, सक्षम, वर्षा, दीपक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी, प्रतीक पिंगले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। चलिए मैं माँ तक पहुँचते हैं हम। आप सभी लोगों की फरमाइश थी कि मैं माँ पर लिखी हुई कविता सुनाऊं। एक कविता आप लोगों ने मेरी माँ पर लिखी हुई जरूर सुनी होगी। मैं उसी के साथ की एक दूसरी कविता आज आपको सुनाना चाहता हूँ। जो आपने सुनी है वो तो मैं आपको सुनाऊंगा ही, पर माँ के दो अलग अलग रंग देखिए आप। सबसे पहले जिस माँ को हम जानते हैं, आज देखते हैं, समझते हैं, उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, क्या ख्याल रखते हैं, वो सुनिए। और उसके बाद जो आप सबने सभी ने सुनी है वो कविता मैं आपको माँ की सुनाऊंगा। तो एक तस्वीर माँ की कुछ यूं के, चूल्हा चिमटा सिमटा जीवन, ताजा फुल्का गरम नरम। चूल्हा चिमटा सिमटा जीवन, ताजा फुल्का गरम नरम। पेशानी पर चलती बूंदें, नमक दाल में फिर से कम। चूल्हा चिमटा सिमटा जीवन, ताजा फुल्का गरम नरम। पेशानी पर चलती बूंदें, नमक दाल में फिर से कम। चार खंड की थाली में अपने खंड परोसे चार। चार खंड की थाली में अपने खंड परोसे चार। एक में रोटी, एक में सब्जी, एक में चटनी और एक में प्यार। चार खंड की थाली में अपने खंड परोसे चार। एक में सब्जी, एक में रोटी, एक में चटनी, एक में प्यार। अपनी माता जी को याद करिएगा ये कविता सुनते हुए। मुझे आशा है कि आपको ये बात जो मैं कह रहा हूं आप तक पहुंचेगी। कि चांद को थपकी देते देते आधी पलकें पूरी रात। याद कीजिए, सोचिए जरा अपनी माता जी के बारे में और क्या क्या आपने महसूस और अनुभव किया है उनके साथ। कि चांद को थपकी देते देते आधी पलकें पूरी रात। सुबह अलार्म बन के फेरे आफताब के सर पे हाथ। चांद को थपकी देते देते आधी पलकें पूरी रात। सुबह अलार्म बन के फेरे आफताब के सर पे हाथ। तीजे पहर पे पहरेदारी, सर पर चिल्लाए जब घाम। अ, हमारी तरफ धूप जब बहुत तेज पड़ती है, तेज धूप को घाम बोलते हैं। कि तीजे पहर पर पहरेदारी, सर पर चिल्लाए जब घाम। घड़ी की सुइयां वक्त मिलाएं, समय पे पूरे सारे काम। और छोर दुपट्टा बांधे गांठ, मिल जाए जो खोया आप। छोर दुपट्टा बांधे गांठ, मिल जाए जो खोया आप। आंखों के फीते पर रखे सबकी मुस्कानों के नाम। परिवार के हर सदस्य को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, हर किसी की मुस्कान के पीछे का रहस्य, उसका राज, उसकी वजह, उसका कारण माँ ही जानती है। छोर दुपट्टा बांधे गांठ, मिल जाए जो खोया आप। आंखों के फीते पे रखे सबकी मुस्कानों के नाप। नरम हथेली मांद लकीरें, थामे घर के सारे छोर। नर्म हथेली मांद लकीरें, थामे घर के सारे छोर। जले दुआ के दिए के घी में, जले दुआ के दिए के घी में, मन्नत के धागे की डोर। ये एक चित्र मैंने माँ का यहाँ बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अब जिसकी फरमाइश आप सभी लोग कर रहे हैं, मैं वो कविता आपके सामने रखता हूँ। और आप सभी लोगों ने सुनी है मुझे पता है, लेकिन आपकी फरमाइश है तो मैं एक बार फिर आपको सुनाना चाहूंगा। कि अब इसमें इसमें अपनी माँ को आपने, जिनको आपने सिर्फ माँ के रूप में देखा है,
इसमें उनको किसी और रूप में देखने की मैंने कोशिश की है। आप तक अगर बात पहुंचे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि शैतानी करती थी या फिर सीधी सादी बच्ची थी। शैतानी करती थी या फिर सीधी सादी बच्ची थी, झूठ मूठ की नौटंकी थी या फिर बिल्कुल सच्ची थी। फूलों पर बैठी तितली को पकड़ के लाना भाता था या आसमान में तितली बनकर उड़ना उसे सुहाता था। भोली भाली बचपन की वो तितली जरा उड़ाते हैं, भोली भाली बचपन की वो तितली जरा उड़ाते हैं। माँ से पहले क्या थी माँ, ये भी पता लगाते हैं। माँ से पहले क्या थी माँ, ये भी पता लगाते हैं। किन किन बातों पर हंसती थी, किन पर रो देती थी वो। शांत शांत सी रहती थी या आपा खो देती थी वो। किन किन बातों पर हंसती थी, किन पर रो देती थी वो। शांत शांत सी रहती थी या आपा खो देती थी वो। रूठा ही करती थी बस वो या फिर लड़ भी पड़ती थी, या फिर अपनी मुस्कानों से सबको जीता करती थी। प्यारी सी उस लड़की की मुस्कान ढूंढ कर लाते हैं, प्यारी सी उस लड़की की मुस्कान ढूंढ कर लाते हैं। माँ से पहले क्या थी माँ, ये भी पता लगाते हैं। और आखिरी बंद इस कविता का, कौन कौन सी बातों से वो सबका मन बहलाती थी, कौन कौन था लट्टू उस पर, किस किस को वो भाती थी। कौन कौन सी बातों से वो सबका मन बहलाती थी, कौन कौन था लट्टू उस पर, किस किस को वो भाती थी। कितनों के सपनों में थी और कितनों की बस आंखों में, कितनों के सपनों में थी और कितनों की बस आंखों में। कितनों ने इजहार किया था उससे बातों बातों में। खूबसूरती की उसकी फिर शम्मा जरा जलाते हैं, खूबसूरती की उसकी फिर शम्मा जरा जलाते हैं। माँ से पहले क्या थी माँ, ये भी पता लगाते हैं। माँ से पहले क्या थी माँ, ये भी पता लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है काफ़ी वक्त हो गया है, और आप लोगों ने बहुत प्यार से सुना, और बहुत अच्छे आपके आपके संदेश, आपके कमेंट्स मिल रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग सब यहाँ पर जुड़े, आप लोग सब यहाँ पर सुन रहे हैं यहाँ पर। और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा जो भी आपने सुना। हर्ष जी, पीयूष, त्रिविद्या, दीपक, चैतन्य भाई, निशांक, गुरु जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मुझे लगता है कि आज आज की ये महफिल यहीं समाप्त करते हैं। और गुरुजी से एक बार बस मैं आगे चाहूँगा, गुरुजी की आज्ञा हो जाए तो मैं इस महफिल महफिल की के अंजाम की ओर बढ़ता हूँ, समाप्ति की ओर बढ़ता हूँ। और उससे पहले मैं कल के कलाकार के बारे में आपको बता दूं। कल हमारे साथ होंगे भानु प्रताप। भानु जो ग्वालियर से हैं और गुरुजी से संगीत सीखते हैं, शास्त्रीय संगीत सीखते हैं, गुरुजी के शिष्य हैं और बहुत ही खूबसूरत गाते हैं। कई बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में टीवी पे उन्हें आपने देखा होगा। कल हमारे साथ तो प्रस्तुति देंगे। और गुरुजी कह रहे हैं कि उस्ताद पर बोलो। गुरुजी मैं उस्ताद पर क्या बोलूं, मैं मतलब मैं अब मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं उस्ताद पर कुछ कह सकूं। पर चलिए मैं कुछ कुछ आपको सुना देता हूं। मैं उस्ताद जो है मेरे, अब ये समझ आप मुझे एकलव्य मान लीजिए और उन्हें द्रोणाचार्य। गुलजार साहब जो है, मैं उनका बहुत बड़ा मुरीद हूँ, उन्हें उस्ताद मानता हूँ। और उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है, मिला नहीं था उससे पहले भी बहुत कुछ सीखा है, मिला उसके बाद भी सीख ही रहा हूँ। और मेरे लिए जैसे गुरु जी हैं वैसे ही वो हैं, उस्ताद हैं दोनों ही मेरे। तो मैं उनके ऊपर कुछ आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं असल में क्या ही मैं उनका उनका उनके बारे में क्या ही कहूँगा, लेकिन उनके उनके जन्मदिन पे ज़रूर मैं हर साल कुछ ना कुछ लिखता हूँ जो
उनकी उनकी उनके उनके चरणों में अर्पित करता हूँ, उनको समर्पित करता हूँ। तो मैं उसी में से कुछ आपको यहाँ पे सुना देता हूँ कि हर साल उनका जन्मदिन होता है और मैं हर साल उनके लिए कुछ ना कुछ लिखता हूँ। तो ये उसमें से मैं कुछ आपको सुना देता हूँ कि अ, अभी इसी साल वो जो है 85 साल के हुए हैं। और यानी पिछले साल 2019 में 85 साल के हुए थे। तो मैं उस पर मैंने एक छोटी सी चार चार पंक्तियां उनके ऊपर लिखी थी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हस्ती नज़्मों के हरफों पर चांद का नुक्ता तीखा सा, हस्ती नज़्मों के हरफों पर चांद का नुक्ता तीखा सा, शहद से मीठे किस्सों में माने नई उदासी के। हस्ती नज़्मों के हरफों पर चांद का नुक्ता तीखा सा, शहद से मीठे किस्सों में माने नए उदासी के। अफसानों सी शक्ल लिए रूमानी एक गजल सा दिल, अफसानों सी शक्ल लिए रूमानी एक गजल सा दिल, नया सफा एक और खुला उस्ताद हुए 85। तो ये हर साल उनका जन्मदिन होता है, तो मैं कुछ कुछ दो चार उनकी उनकी नजर करता हूँ, दो चार लाइनें कुछ लिख देता हूँ उनके उनके लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अ, प्रियंका जी कह रही हैं बेटी पे दो लाइन बोल दीजिए। अम, क्या कहूँ मैं, बेटियां तो मतलब घर की शान होती हैं बेटियां। जो घर का जितना जितना ख्याल घर का एक माँ रखती है, उतना ही ख्याल एक घर का बेटी रख सकती है, और कोई नहीं रख सकता। उतना ही ख्याल घर का बेटी रखती है। तो मुझे लगता है कि मैं यहीं पर इसको विराम दूंगा। और आप लोगों से अब विदा लेने का वक्त है। जाने से पहले, क्योंकि गुरु जी का आदेश था और गुरु जी चाहते थे कि मैं एक कविता जो है आपके साथ ज़रूर यहाँ पर शेयर करूँ। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने गुरु जी को कविता सुनाई थी, और गुरु जी ने कहा था कि वो जब तुम पढ़ने आओगे तो ये कविता ज़रूर पढ़ना। तो मैं वो कविता आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ, और सुनिए ज़रा। गुरु जी का आदेश है, और उनके आदेश पर एक कविता आप सब तक पहुँचनी चाहिए, तो मैं ज़रूर पहुँचा रहा हूँ। एक मिनट दीजिएगा बस मुझे। जी, तो ये कविता गुरु जी के आदेश पर आप सभी लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। और मुश्किल की घड़ी है, हम सब लोग एक मुश्किल की घड़ी में हैं इस समय, हम मुश्किल से जूझ रहे हैं। और मुझे लगता है कलाकार तो जीवन भर संघर्ष करता है, सभी लोग हालांकि जीवन भर संघर्ष करते हैं। तो बस उसके ऊपर एक छोटी सी कविता मैंने बहुत साल पहले लिखी थी, और अ, वैसे ही एकदम सरल शब्दों में है, पर गुरु जी का आदेश है कि ये कविता मैं आप लोगों के सामने ज़रूर पेश करूं। तो मैं ये कविता गुरु जी के आदेश पर आप लोगों के सामने रखता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो कुछ यूं कहा है कि निकाल निकाल अपने अरमानों की कश्ती को निकाल, उठ खड़ा हो, जरा पतवार संभाल, अपने अरमानों की कश्ती को निकाल। विषम परिस्थितियों की लहरें तो आएंगी, तुझे डराएंगी, तेरी कश्ती को डगमगाएंगी। विषम परिस्थिति की लहरें तो आएंगी, तुझे डराएंगी, तेरी कश्ती को डगमगाएंगी। पर तू मत डरना, समझौता मत करना, आंख दिखा के, जोर लगा के, कोशिशों को देना एक ऊंची उछाल, और ले जाना अपने अरमानों की कश्ती को निकाल।
निकाल अपने अरमानों की कश्ती को निकाल। बुरे वक्त की हवाएं भी आएंगी, बन के तूफान तेरे सर पे मंडराएंगी। बुरे वक्त की हवाएं भी आएंगी, बन के तूफान तेरे सर पर मंडराएंगी। संयम के शोले जलाए रखना, संयम के शोले जलाए रखना, दिल के जुनून को जगाए रखना। मजबूत इरादे से, खुद को किए वादे से, करके दिखाना कुछ ऐसा कमाल, और ले जाना अपनी अरमानों की कश्ती को निकाल। निकाल अपने अरमानों की कश्ती को निकाल। बहुत शुक्रिया। ये गुरुजी को समर्पित, गुरुजी ने आदेश दिया था कि ये मैं कविता जरूर पढूं, और मैंने आपके सामने ये कविता पढ़ दी गुरुजी के आदेश पर। मुझे मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मैं ये महफिल समाप्त करने से पहले चाहूंगा कि एक जाने से पहले हम वापस थोड़ा सा मुस्कुरा लेते हैं। कुछ भारी भारी चीजें शायद हमने आज एक दूसरे के साथ साझा की हैं, तो हम कुछ कुछ मस्ती कर लेते हैं जाने से पहले। तो इस मस्ती को करने के लिए मैं अपनी अपनी धर्मपत्नी को यहाँ पर बुलाता हूँ, और जाने से पहले हम कुछ कुछ टप्पे आपके सामने सुना देते हैं, ताकि आपका आने वाला दिन अच्छा जाए और आपके चेहरे पे एक मुस्कान हो जाते जाते। तो कुछ टप्पे सुनते जाइए जाने से पहले। नमस्कार। चलिए, तो क्या सुनेंगे? तो हमने असल में ये लॉकडाउन जब शुरू हुआ, तो हमने इस लॉकडाउन के लिए भी कुछ कुछ टप्पे बनाए थे। उसका वीडियो हमने डाला है यूट्यूब पे, 2-3 हफ्ते पहले डाला जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था। तो वही आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मजा आएगा। और ये जो लॉकडाउन है, जिसमें हम सब अपने अपने घरों में परेशान हैं, उस परेशानी को एक मुस्कुराहट के साथ शायद आप कुछ कुछ वक्त के लिए, कुछ पलों के लिए भूल पाए। और मुझे उम्मीद है कि, मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों के मन में यही बातें होंगी जो हम इन इन टप्पों में एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। कि गेड़ी मारावा, गेड़ी मारावा, सड़कां ते खाली है, थोड़ी हवा खा के आ जावा। सड़कां ते खाली है, थोड़ी हवा खा के आ जावा। दसम की होना है, हुण दसम की होना है। कर बैठ चुप करके, क्योंकि पार करोना है। कर बैठ चुप करके, क्योंकि पार करोना है। कर बैठे की करिए, दस कर बैठे की करिए। डर मैनू लगदा है, एक दूजे नू ना कुट छड़िए। डर मैनू लगदा है, एक दूजे नू ना कुट छड़िए। गल्ला शल्ला कर लांगे, खट्टी मिट्ठी गल्ला कर लांगे। प्यार नाल सुन बलिए, अस दिन सारे कट लांगे। प्यार नाल सुन बलिए, अस दिन सारे कट लांगे। मिलना मिलाना है, मिलना न मिलाना है। भावें कुछ भी होवे, बस पार नहीं जाना है। भावें कुछ भी होवे, बस पार नहीं जाना है। रुसना मनाना है, रुसना ते मनाना है। मीठे मीठे झगड़ा दा सानू चाहिदा बहाना है। मीठे मीठे झगड़ा दा सानू चाहिदा बहाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े, इतना इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी। और ये लॉकडाउन वाले टप्पे जो हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मजा आया होगा। और अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जिन लोगों को पंजाबी नहीं समझ में आती है, ज्यादातर लोगों को नहीं आती होगी, जाहिर सी बात है, तो मैं उनको थोड़ा सा बता दूं कि मैं ये कह रहा था कि मैं एक
चक्कर लगा के घूम के आ जाता हूँ कि भाई सड़कों पे क्या है, सड़कें तो खाली हैं, तो मैं थोड़ा घूम के आ जाता हूँ। तो ये कह रही हैं कि भाई सड़कों पे घूमने के लिए जाओगे ना तो कोरोना पकड़ लेगा तुमको। फिर मैं कह रहा था कि यार घर बैठे बैठे क्या करें, मुझे ये डर है कि भाई हम ऐसा ना हो कि घर बैठे बैठे एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाएं। तो ये कह रही थी कि लड़ाई वड़ाई की कोई बात नहीं है, खट्टी मीठी बातें करेंगे और ऐसे ही जो है टाइम पास हो जाएगा। और बस फिर हम यही कह रहे हैं कि अभी तो मिलना मिलाना सब बंद है, हमें चाहे कुछ भी हो बस घर पे अपने रहना है। इतनी यही छोटी सी बात हमने इन टप्पों में आपके सामने रखी थी। और आपको ये टप्पे अगर अच्छे लगे हों, मजेदार लगे हों, तो आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे अनंत की वीणा के नाम से हमारा चैनल है। और इसका सेकंड पार्ट भी हम जो है बहुत जल्दी 2 दिन के बाद इसका सेकंड पार्ट आने वाला है इन टप्पों का, जिसमें आगे की बात है। लॉकडाउन हुए बहुत वक्त हो गया, तो अब क्या स्थिति है और अब क्या बातें चल रही हैं, तो वो उन टप्पों में है। और उसका वीडियो बस 2 दिन बाद आप लोगों के सामने आ जाएगा, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज की महफिल को यहीं समाप्त करते हैं। और कल की महफिल में जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। कल की महफिल हमारी 26वीं प्रस्तुति के रूप में हमारे सामने होंगे भानु, जो गायन प्रस्तुत करेंगे। और मुझे उम्मीद है आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा उनका गायन सुन के। उसके साथ ही स्वर संस्कार महफिल के साथ जुड़े रहिए, स्वर संस्कार पेज के साथ जुड़े रहिए, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ। सुबह 8 बजे प्रतिदिन हम गुरुजी के साथ रियाज करते हैं, संगीत का अभ्यास करते हैं। हमारे साथ 150 से 200 लोग न सिर्फ भारत से बल्कि विश्व के कई देशों से हमारे साथ जुड़ते हैं और रियाज करते हैं। तो आप भी जुड़िए। शाम को 5 बजे भी रियाज होता है वॉच पार्टी के थ्रू, हम शाम को भी 1.5 घंटे प्रतिदिन रियाज करते हैं। और पिछले 35 दिनों से ये रियाज चल रहा है। और मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सब जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए, संगीत का आनंद लीजिए, लोगों तक संगीत पहुंचाइए, और बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।